अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सी कॉन्वर्सेशंस। जैसे कि आपको मालूम है, हम कोशिश करते हैं आपको बताएं पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी में भी, कि क्या है अंडरलाइंग ट्रेंड्स और थिंकिंग, मेजर रिसर्च क्या है, थिंकर्स क्या हैं। और हम कोशिश करते हैं कि नैरेटिव आपको ज़रा डिटेल में समझाएं, क्योंकि मीडिया पे तो बहुत सरसरी चीज़ आती है। वहाँ तो एक्सपर्ट्स माशाल्लाह सारे वही हैं, या एंकर्स हैं, या राना सनाउल्लाह है, या बैरिस्टर अकील है, या वो। तो अब क्या करें, हमारा अगर नैरेटिव ऐसे ही बनेगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। और एक ही चीज़ होती है, मुज़ाकरात से दुनिया ठीक हो जाएगी, या बयानिया से दुनिया ठीक हो जाएगी। तो आज हम एक सब्जेक्ट पे जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। मेरे साथ है शायद महमूद साहब। आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ये लिखते भी हैं, ट्विटर पे भी शोर मचाते हैं। इज़ गुड रिसर्च है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं। तो इनके साथ आज बात करेंगे। इन्होंने कोई नया काम किया है एनर्जी पे। इन्होंने निकाली है पाकिस्तान की एनर्जी की तारीख भी और वे फॉरवर्ड भी। तो इनसे ज़रा सुनते हैं कि ये क्या, इनकी रिसर्च पहले क्या बताती है, फिर इनसे डिस्कस करेंगे। तो शायद साहब, ओवर टू यू। बताइए आपकी रिसर्च क्या बता रही है। Thank you, sir. Thank you. It's always a pleasure to talk to you and conversate with you. एक बेसिकली ये जो एक था पावर सेक्टर का, ये एक शॉर्ट सी मैं एक कंसल्टेंसी टाइप आप ये कह रहे कि वो प्रोजेक्ट कर रहा था, बट आउट ऑफ माय ओन इंक्विजिटिवनेस, और कुछ आपकी तरफ से माशा अल्लाह का शुक्र है कि आपके साथ जो टाइम गुजारा और आपने हमें पुश किया कि यार यू नीड टू गो बियॉन्ड जस्ट द नंबर्स और दीज थिंग्स। तो वो फिर मेरे एक इंक्विजिटिवनेस थी कि यार लेट्स गो इन द हिस्ट्री। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा पावर सेक्टर तबाह हाल है। तो इसकी वजह क्या है? व्हाट्स द इशू, मतलब क्या इसकी तारीख क्या है? वाज इट ऑलवेज लाइक दैट, या फिर इसका कोई इशू आया? हम आईपीपीस के बारे में बड़ा सुनते हैं। सो आईपीपीस का ठीक है, वो कि जी आईपीपीस ने हमें ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आईपीपीस आईक्यू, व्हाट वाज द रीजन? क्या वाज इट बाय डिजाइन, वाज इट बाय समथिंग एल्स? सो आई वेंट थ्रू द हिस्ट्री, आई टुक एन इनिशिएटिव। और मेरे साथ मेरे एक को रिसर्चर भी थे, मिस्टर फजली आदि। उन्होंने बहुत इसमें हेल्प की। सो वी बोथ वेंट इनटू द हिस्ट्री के जब से ये शुरू हुआ वापडा के वक्त से, विच वाज हम्म। 1958। वापडा का एक्ट 1958 में पास हुआ था। सो वी ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पावर सेक्टर, और फिर उसमें हमने सारी चीजें उसमें ट्रेस की कि वापडा की परफॉर्मेंस कैसी थी, फिर वाई वाई इम्पोर्टेंटली वाई वापडा की जरूरत क्यों पेश आई, क्या वजह क्या थी। फिर उसके बाद के आईपीपीज क्यों आई, वापडा के वर्किंग कैसी थी, उसमें इश्यूज क्या थे, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, फिर आईपीपीज क्यों आई, व्हाट वाज द रीजन दैट आईपीपीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, फिर आईपीपीज की परफॉर्मेंस, फिर आईपीपीज जिस तरह चलाई गई, एंड इम्पोर्टेंटली कि वो जो गोल्स इनविसार्ज किए गए थे आईपीपीज को लाते वक्त वो क्यों नहीं, वेयर वाज द फॉल्ट, वेयर वाज द इश्यूज, और ये जो अभी हम जहाँ पे हैं वो क्यों है, व्हाट वाज द रीजन, कहाँ पे हमसे गलतियां हुई और किस किस्म की गलतियां हुई, वर इट दे डिलिबरेट, वर दे नॉन डिलिबरेट, के बस हो गया, इनको समझ नहीं आई। सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज वो हमने पूरा फिर एक पेपर बनाया उस पे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट डिड प्रीटी वेल। आई एम श्योर आपसे मैंने शेयर किया था कि इट अटेन तूने द डिड वेरी वेल नॉन रेपेक। रेपेक वेबसाइट है एस एस जहाँ एस 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 आर है। ओके, वो एस एक एस और आर एम पे इट वेबसाइट है। वाज इन टॉप डाउनलोड्स। सो नॉट बैड। so we are pretty happy, alhamdulillah. So अच्छा, basically चलिए ये शुरू करें। बताएं, जी जी वापडा थी, वापडा जी थी, वापडा के क्या प्रॉब्लम से पहले। सर, बेसिकली वापडा की जो वो थी उसकी जो उसको स्टैब्लिश किया गया था। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उसका कॉन्टेक्स्ट। वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं। वापडा का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो एक तो आपको 1950s में एक एरा था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ काइंड ऑफ पिक्ड अप। फिर उसमें एक हम्म, इम्पॉर्टेंट एक और इशू था कि हमारा इंडिया के साथ एग्रीमेंट था इंडस वाटर ट्रीटी का, हम्म, जिसकी अभी भी आजकल बात हो रही है। जो इंडिया ने यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं फॉलो करते। तो जब वो हुआ तो उसके बाद इट वाज फेल्ट के पाकिस्तान में यू नीड टू, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को और इंडस्ट्री को बिजली तो पहुंचानी थी उस वक्त तक। सिंस 1947 टू 1958 वो सिर्फ प्रोविंशियल वो था, और वो दो तीन ही बड़े बिजली घर थे, एक मालाकंड में था, एक लाहौर में था। तो
इट वाज फेल्ट कि यार वो अगर पाकिस्तान की जो इमर्जिंग नीड्स है उसको पूरा नहीं कर सकती। फिर उसमें ये था कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो वी ऑलरेडी हैड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गोरे छोड़ के गए हुए थे, उन्होंने कैनाल्स बना रही थी, बराजेस बना रही थी, उसमें वाटर फ्लो होता था। तो अक्सर लोग वो जो कहते हैं ना कि नहीं जी वो बड़े जालिम थे और ये थे, तो दे शुड जस्ट लुक एट दैट। तो दुनिया का सबसे बड़ा एक वो रिवरिन सिस्टम था, उस पे उन्होंने उसको डिजाइन किया हुआ था। यू जस्ट हैड टू बिल्ड स्ट्रक्चर। सो इट वाज बेसिकली आप, लेकिन उस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, डैम्स को बिल्ड करने के लिए, मजीद बैराजेस, उससे लिंक कैनाल निकालने के लिए, यू नीडेड कैपिटल, यू नीडेड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड कोऑर्डिनेट ऑल दैट। तो उसमें हम्म, ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट था। उसमें वापडा जो है वो हम्म, जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस थिंग्स। फिर इसमें आप ये भी देखें कि इट वाज काइंड ऑफ, वो जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, इट वाज नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली ये कि ऑलरेडी एक चीज रिसोर्स मौजूद है, पानी, और उसके लिए हम्म। जैसे कि मैंने कहा कि अंग्रेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा छोड़ गए थे। सो यू जस्ट हैड टू बिल्ड दैट स्ट्रक्चर ओवर दैट फ्लो ऑफ वाटर। तो उसमें फिर बहुत से हो जाते, और फिर बट वापडा। ये है कि वापडा जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी, ठीक है ना, और गवर्नमेंट बिजली प्रोवाइड करती थी, उसमें क्या कोई सब्सिडी का एलिमेंट था उस वक्त? नहीं, उसमें उस वक्त सब्सिडी का एलिमेंट नहीं। सो लेट मी जस्ट क्लेरिफाई कि वापडा, यस, उसको गवर्नमेंट ने उसको बहुत फैसिलिटेट किया, फेडरल गवर्नमेंट ने। हम्म, जब लोन्स लेने होते थे लोन, फिर उसके लिए जो बड़े बड़े डैम्स बनते थे, बराजेस वगैरह के लिए, ऑब्वियसली वी वर कैपिटल शॉर्ट इन दोज अर्ली डेज। वो अब भी हम रहते हैं, हमारे पास हमेशा से चीखते रहते हैं, डॉलर्स हमेशा से कम रहे हैं। लेकिन इट वाज इजियर, रिलेटिवली इजियर इन दोज डेज। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की एक सपोर्ट रहती थी, लेकिन वो सब्सिडी की उसमें नहीं है। सब्सिडी का एलिमेंट जो है वो बाद में 80s में, लेट 70s में वो ज्यादा आना शुरू हुआ, और फिर जब आईपीपीज आई कि उसके बाद तो बहुत ज्यादा आ गया। लेकिन वापडा बेसिकली एक कायम हुई थी एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जिसके साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, कि वो सारा उन्होंने जितना भी उस वक्त नहीं ह्यूमन तो कैपिटल रिफॉर्म का था फिर जो भी था। बेसिस क्या था? अगर वापडा थी, ठीक चल रही थी, सब्सिडी नहीं थी, लॉसेस नहीं कर रही थी, तो फिर रिफॉर्म का क्या जरूरत क्या पड़ी? हाँ हाँ, वो आपने सर उसको जल्दी से उसको सारा बंद कर दिया। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वापडा का, चले मैं ये बता देता हूँ, वापडा ओवरऑल इसकी हम्म, परफॉर्मेंस जो थी, इट डिड प्रीटी वेल। लेकिन अ, अब आप ये देखें कि उसके साथ साथ उनको कुछ इश्यूज भी आ रहे थे। एक बड़ा इशू मैं दो तीन बता देता हूँ। एक बड़ा इशू सर उसका ये आ रहा था कि इट वाज ओवर डिपेंडेंट ऑन वाटर फ्लोज। तो जिन सालों में, अब वापडा के वक्तों में आपको भी याद होगा कि उन सालों में विंटर में जो लोड शेडिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि उन दिनों विंटर्स में जो है वाटर फ्लो कम हो जाता था। फिर ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर सके। इसकी वजह से लोड शेडिंग वगैरह होती थी। 1972 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल ऑर्डिनेंस एक लेके आए, ईसीओ, क्योंकि उस वक्त तक ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप था वो बहुत बढ़ चुका था। तो उस वजह से उन्होंने बिजली की राशनिंग शुरू कर दी। एक तो ये प्रॉब्लम था कि पूरे थ्रू आउट वापडाज एग्जिस्टेंस के एक लोड शेडिंग का इशू था। लेकिन जैसा कि मैंने पेपर में एक्सप्लेन किया, इट्स नॉट दैट सिंपल। वो सिर्फ वापडा का फॉल्ट नहीं था। इट वॉजंट जस्ट वापडाज फॉल्ट, इट वॉज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक फैक्टर। फिर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू था। थ्रू आउट वापडाज एग्जिस्टेंस इनकी वो जो लाइन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो वापडा के, मैं जैसे कि मैंने कहा, वो वापडा का फॉल्ट नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि आपने उसमें सियासत को जब कुचेड़ना शुरू किया ना, एक दो तीन जो स्कीम्स थी, मिसाल के तौर पे मैं आपको जो पीपीपी की गवर्नमेंट थी अंडर जुल्फिकार अली भुट्टो, मैं उसकी दो मिसालें देता हूँ। एक, उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो एक वो था, और फिर खैर वो डॉक्टर शाहिद कारदार ने मुझे बताया कि ये 90s में भी इसी तरह था, उन्होंने बड़ा उसको एक्सटेंसिवली वो किया। तो उसमें ये था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता था, वो एक सियासी वो था कि बस आपने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती थी वापडा को, और उसे कहा जाता था कि इस हिस्से को पाकिस्तान की बिजली पहुंचानी है। उसमें कोई फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं होती थी। फिर उन्होंने, इनका एक और प्रोग्राम था ग्रो मोर फूड प्रोग्राम। तो ग्रो मोर फूड प्रोग्राम जो उन्होंने 72 73 में शुरू किया, उसमें उन्होंने वापडा को ये कहा कि डाइवर्ट योर रिसोर्सेज फ्रॉम, जो मेंटेनेंस वगैरह के भी रिसोर्सेज थे वो इन्होंने डाइवर्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि यार ये पूरे मुल्क में ये जो वो होते हैं सर, वाटर पंपिंग के वो जो वो होते हैं जिसको ट्यूबवेल्स, आप ट्यूबवेल्स को जो है ये बिजली इसको प्रायोरिटाइज करें। तो बाय 73 74 पाकिस्तान में इन्होंने, वापडा ने अराउंड मोर देन 60,000 ट्यूबवेल्स जो थे उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया था। लेकिन फिर इशू ये था कि वो जहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई उसमें आधे जो है वो पेमेंट करते थे, आधे पेमेंट नहीं करते थे। तो वापडा के वो जो रिसीवेबल्स है वो भी बढ़ते गए। तो खैर ये सारे विच एंड आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन माय पेपर, कि उस वजह से फिर ये जो जब ये बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का इशू शुरू हो गया, फिर ये रिसीवेबल्स का इशू शुरू हो गया,
फिर गवर्नमेंट ने इसको जो है जब मैंने ऐसे बताया ना कि 70s में इसको पहले इंडिपेंडेंट था, लेकिन फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर कर दिया, तो इसमें वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन पोलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। फिर हम्म, वापडा के कुछ अपने इंटरनल इशू थे। बाय हम्म, 1983-84 इसमें 65 तो इसमें यूनियंस थी, हम्म, जो कि वेजेस और इन चीज़ों के लिए बार्गेन कर, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं था जितने ये और बड़े इश्यूज थे। तो वो बार बार जब ये इश्यूज सर उठाते रहे, इनके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हाई थे, फिर इनका पोलिटिसाइजेशन का बड़ा मसला था, फिर वो लोड शेडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते थे बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया कि ओवर डिपेंडेंसी वाटर फ्लोज के ऊपर। तो जब वो कम हो जाते या ड्राउट होता, अब 1983 84 नहीं 84 हम्म, 85 में पाकिस्तान में एक मेजर ड्राउट आया, तो उसमें वापडा के चेयरमैन ने खुद लिखा, फिर उसने वापडा की उस साल की जो ईयर बुक है, कि हम्म, समथिंग डिफरेंट नीड्स टू बी डन, कि हम्म, ये चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है आखिरकार वो इस तरफ गई कि जी वापडा नीड्स टू बी अनबंडल्ड, हम्म। और इसको आईपीपीज और प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू बी पर ब्रॉट इन, ये बट बड़ी मजेदार बात है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो वर्ल्ड बैंक ने हमें लगवाया था इस पे कि आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करें। ग्रिड को फैला दिया बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली वापडा से कंट्रोल नहीं हो रहा था। नंबर दो ये है कि आपने बिजली सस्ती लोगों को देनी शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होना था। ठीक है ना? तो जी। ठीक है, अनबंडलिंग की तरफ हम आ गए बिकॉज हमने बहुत फैलाव डाल दिया। फैलाव डालने की ज़रूरत कोई नहीं थी। हमने एक वेलफेयर स्टेट के तरीके से कहा जी सबको बिजली दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बिजली दो, चाहे पैसे हैं कि ना हैं, दे दो। तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपने वापडा को तबाह कर दिया, अब आप कह रहे हैं इसको अनबंडल करें। ठीक है जी, अनबंडलिंग पे आ गए। तो अनबंडलिंग की क्या थ्योरी थी? अनबंडलिंग की थ्योरी ये थी कि इसमें वापडा को जो है और ये इसमें जब डिज़ाइन वर्ल्ड बैंक ने किया था? ये पुश जो है वर्ल्ड बैंक ने और डोनर्स ने मजीद ने किया था। इफ़ यू रिमेंबर 80s मिड 80s में, बल्कि और 1986-87 में जब सोवियट्स चले गए अफगानिस्तान से, तो उस वक्त फिर एज यूजुअल जब एड आने बंद होगी अमेरिकन डॉलर्स का, उसका फ्री फ्लो जो है वो बंद हो गया, तो वी वेंट इनटू अ करंट अकाउंट क्राइसिस। तो हम्म, आप वो फिर एज यूजुअल वी वेंट टू द आईएमएफ, इंटरनेशनल हम्म, मॉनेटरी फंड के पास गए। हम्म, तो मिड ऑफ 80s, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उस वक्त इस चीज़ को, और फिर इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और भी डोनर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी पुश किया कि यू नीड टू लेट गो ऑफ वापडा, वापडा आपके मसले हल नहीं कर सकती, विच वाज इन माय ओन जो ओपिनियन, एक्चुअली दिस वाज रॉन्ग। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वापडा वाज मोर देन केपेबल ऑफ जो है अपने वो मसाइल को हल करने में, कि वो उसको टैकल कर सकती थी, लेकिन उसको टैकल करने नहीं दिया गया। उसमें एक्सटर्नल और डोमेस्टिक फैक्टर थे जो विच वर बियॉन्ड इट्स, वो वापडा के पैदा करदा नहीं थे, वो किसी और की वजह से थे। खैर एनीवे, वो उसको फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त पुश किया कि अगर आपने लोन लेना है तो फिर आपको जो है ये चीज़ जो है इसको डिसेंट्रलाइजेशन या वापडा की जो वो हम अनबंडलिंग है उसको वो करना पड़ेगा। लेकिन माइंड यू ये पुश जो था ये कुछ पहले से भी था। अगर वो इट वाज द 1974 और 1975 में, मैंने अपने उसमें पेपर में मेंशन किया हुआ है कि उस वक्त का एक वो जो 5 ईयर प्लान बना था वो 70s का, उसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि वापडा जो है ये इश्यूज, ये मिसाल के तौर पे लोड शेडिंग वगैरह को इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकता, तो वी नीड टू टेक आउट द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देम, और उसको जो है अलग कर दें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको प्राइवेटाइज करें, उन्होंने ये कहा था कि वापडा से अलग कर दें इसको। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का नहीं, प्राइवेटाइजेशन जो है वो 80s में इसको डोनर्स ने पुश किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह जैसे ना, उन्होंने कहा आपसे ये मसला हल नहीं हो रहा, सो इफ यू नीड, अगर आप आईएमएफ का लोन चाहते हैं तो यू विल नीड टू डू दिस थिंग। पर एक और चीज है, मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो हर सिटी की अपनी एक किस्म का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था। जी। इन्होंने वापडा को उसमें जोड़ा। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी अब इस तरह करें, इसको अनबंडल करें। अनबंडल किया तो इन्होंने इतने बड़े बड़े डिस्कोस, ये डिस्कोस किसने डिजाइन किए और कैसे बने इतने बड़े बड़े डिस्कोस? क्योंकि सिर्फ असल मुल्क में 12-13 डिस्कोस है मेरा ख्याल। जी, ये एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी जो थे, जो पहले एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे वो फिर बाद में डिस्कोस बन गए। ये हम्म, बेसिकली वो अगेन गोइंग बैक टू द लेट 70s, इनफैक्ट अर्ली 80s, उसमें ये एक वो आया कि यार जो एक सेंट्रलाइज्ड इसको वो है कि वापडा की वो इश्यूज को उसको टैकल किया जा रहा है एक सेंट्रल फोरम से, सो हम्म, लेट्स ट्राई सम डिसेंट्रलाइजेशन। हम्म, तो डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने ये की कि एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बना दिए, विच वाज अ गुड आइडिया, विच वाजंट अ बैड आइडिया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो बोर्ड्स में जो थे
आपके वही टिपिकल जो अभी भी हम देखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान बदलता नहीं है, पाकिस्तान उसी तरह चलता है कि उसमें भी आपने सारे वो सियासी लोग बिठाए होते थे, या ब्यूरोक्रेट्स होते थे, या उनके कोई नुमाइंदे होते थे, वो टेक्निकल लोग जो थे जो कि सही तरह से डिसीजन कर सकते थे, उनकी तादाद बहुत कम होती थी। सो हम्म, देवर हम्म, पोलिटिसाइज टू। सो अभी अगर मिसाल के तौर पे एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, अगर कहीं हम्म, से उसने एक इशू हल करना होता था कि पेमेंट्स हम्म, नहीं आ रही, या हम्म, ओवर ड्यू है, या उनके पैसे रहते हैं उन्होंने बहुत हम्म, अरसे से नहीं दिए, तो कोई एक पॉलिटिशियन, कोई एक अपना हम्म, असर और रसूख इस्तेमाल करके वो उनको कहता कि यार छोड़ो, जाने दो इस चीज़ को। हम्म, एंड हम्म। ये चीज़ें मैंने पेपर में डॉक्यूमेंट की हुई है। तो इसलिए वो भी इतने इफेक्टिव नहीं हो सके। इट वाज अ पुश फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, इट वाज राइट पुश, बट उसका वो डिज़ाइन और उसकी वो जो एप्लीकेशन थी, एज ऑलवेज इन पाकिस्तान जिस तरह का इशू है कि उसको सही तरीके से चलाया नहीं गया, उसको भी एक पॉलिटिकल उस पे और ब्यूरोक्रेटिक विम्स पे रखा गया। अच्छा, फिर ये इतने सारे इदारे बना दिए एकदम कि जनाब पीपीआईबी भी बन गया, सीपीपीए भी बन गया, एनटीडीसी भी इतने इदारों की जरूरत थी? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये खामखा अब 1994 में जब आईपीपीज की पॉलिसी आई, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि जी डिसेंट्रलाइजेशन होगी, हम्म, और जो है वापडा का रोल लिमिट कर दिया जाएगा, उसमें से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल दिया जाएगा, और वापडा सिर्फ जनरेशन तक रहेगी। तो इफ़ वी रीड द 1994 डॉक्यूमेंट और उसके वो जो प्री टेक्स्ट थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर थी। एक ये थी कि जो हम ये आईपीपीज ला रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट की जो ऑब्लिगेशंस थी वो जो है उस तरह नहीं रहेगी। गवर्नमेंट को इस तरह का वो जो प्रेशर आता है वो नहीं होगा, उसके एक्सटर्नल अकाउंट पे जो आता है उसको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और उसके जो इवन इंटरनल वो है, जो इश्यूज है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, जनरेशन के। हालांकि जनरेशन का जैसा कि मैंने कहा कि वो कोई इशू नहीं था इतना बड़ा, लेकिन उसको बनाया गया इशू। तो ये चीजें जो है उसमें, एक तो ये था कि वो गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ये था कि गवर्नमेंट जो है किसी चीज को गारंटी, कोई लोन, कोई क्रेडिट जो है वो गारंटी नहीं करेगी, किसी किस्म की गारंटी नहीं देगी। हम्म, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एग्रीमेंट विद हपको, हम्म, इस चीज को उन्होंने जो है अब्यूज किया। हपको के साथ एग्रीमेंट में भी गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि नहीं जी, ये गारंटी उन्होंने दी थी शायद वो पीएसओ से, जो इन्होंने वो किया था कि इससे हम्म, हम पेट्रोल भी लेंगे और इतनी बिजली खरीदेंगे, वो गारंटी। फिर आपको पता है उसकी तारीख के सारे आईपीपीज में उसकी वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू आया, कि गवर्नमेंट गारंटीज देना शुरू करती है। अब उसमें एक और बड़ा, जिस तरह आपने कहा, दिस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट का उसमें लीस्ट रोल होगा, लेकिन हम्म, व्हाट वी सॉ वाज कि हम्म, गवर्नमेंट का उल्टा फुटप्रिंट जो है उसमें पब्लिक सेक्टर का बढ़ता गया। एंड एट प्रेजेंट मोर देन 2 डजन, इनफैक्ट अब 25 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पावर सेक्टर को डील कर रही है। एंड लेट मी टेल यू, आपको मैं 2 दिन पहले सर एक न्यूज़ पढ़ी थी उसमें यह था कि अब एक नई लेजिस्लेशन ला रहे हैं पावर डिवीजन से, एक उन्होंने वो तजवीज़ गई है कि वो जो रेगुलेटर है नेपरा, वो हम्म, पहले भी कॉम्प्रोमाइज था, उसकी कोई हम्म, पहले भी इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो हम्म, उसको अब पावर डिवीजन के अंडर कर रहे हैं, यानी फिर इसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, फिर इसको ब्यूरोक्रेटाइज कर रहे हैं। हम्म, हम्म। अच्छा, ये बताइए आईपीपी का किसका तजवीज थी? इस पे क्या रिसर्च हुई थी? किस तरह आईपीपी बनी? आईपीपी सर प्योरली डोनर एजेंसीज की होती, हम्म, कि आईपीपीज को लेके इनफैक्ट जैसा कि हम्म, पेपर में लिखा हुआ है कि और पेपर के अलावा भी कई दफ़ा ये चीज़ लिख चुके हैं, डॉक्टर आफिया भी लिख चुकी है और एक्सपर्ट, वो बड़े इंथ्यूजियास्टिक थे, वर्ल्ड बैंक खास तौर पे। वो हम्म, बड़ा उसने इंथ्यूजियास्टिकली पहले इनको तजवीज़ दी कि आईपीपीज इस्टेब्लिश करें, फिर उसके लिए उन्होंने फंडिंग का इंतज़ाम किया, उन्होंने भाग दौड़ की कि जी हम इसके लिए फंडिंग का इंतज़ाम, सो ओवर इंथ्यूजियास्टिक थे उसमें, विच लॉट ऑफ पीपल डेंट अंडरस्टैंड कि ये इसमें इतनी ओवर इंथ्यूजियाज्म इनकी तरफ से खा रही है। लेकिन हम्म, फिर बाद में जैसा कि मैंने उसमें एक इंसिडेंट लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का ही एक बंदा था हम्म, हम्म, जो कि सीक्रेटली हम्म, हपको के साथ जो है वो मिला हुआ था, और उनके वो हम्म, रिसीट्स वगैरह थी गवर्नमेंट को पेमेंट्स की, ड्यू पेमेंट्स की, हम्म, वो भी उनको वो डिजाइन करके देता था, उसके हपको में शेयर्स भी थे। हम्म, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वो अपने शेयर उसने वो मलेशियन एक कंपनी को बेच दिए और वो बच गया। सो हम्म, इट वाजंट अ फेयर प्रोसेस, इट वाज पुश्ड बाय, देयर इज नो डाउट कि ये इसको डोनर्स ने पुश किया आईपीपीस को, बट इट वाज अ वेरी पुअरली थॉट आउट प्रोसेस। उसमें इसकी कोई इन्होंने कंसिडरेशन नहीं रखी। अब हम्म, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के अपने एक्सपर्ट्स, जब मिसाल मैंने एक दी, एक पेपर था जूलिया फ्रेजर का, इट वाज आई थिंक रिटन इन 2004 और 2005। उसने कहा कि जिस वक्त आप लोग ये कर रहे थे, आईपीपीज वगैरह को ला रहे थे,
तो उस वक्त तो आप ये देख लेते कि कोई आपने एस्टिमेट नहीं लगाया कि आईपीपीज को तो हम ला रहे हैं और इम्पोर्टेड फ्यूल पे जा रहे हैं, लेकिन इसकी रीपेमेंट्स जो है सालाना वो कोई 700-800 मिलियन डॉलर बनती है। वो तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। जिस हम्म, वक्त आईपीपीज आए उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व में 400 मिलियन डॉलर पड़े थे कि 375 मिलियन डॉलर। तो हम्म, वो जूलिया फ्रेजर ने लिखा कि ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी कंफाउंडिंग है और कंफ्यूजिंग है कि क्या पाकिस्तान में किसी ने ये कैलकुलेशन नहीं की थी कि हम ये रीपेमेंट्स करेंगे, इस बोर्ड पे जा रहे हैं, तो आखिर में हमारा इसके रीपेमेंट्स हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है। सो इट वाज ऑल वेरी पूरली थॉट आउट, पूरली डिजाइंड। वो बस उन्होंने डोनर्स तो ने एक चीज। 25 इदारे बन गए, और पावर डिवीजन भी और प्लानिंग कमीशन भी है, जी। और ये प्रोजेक्शंस किसी ने नहीं लगाई कि रीपेमेंट कैसे होंगी। नहीं, किसी ने भी नहीं की। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, आपने इन लोगों को डॉलर गारंटी दी कि डॉलर जी में आपको रिटर्न मिलेंगे। जी जी। ठीक है। और जी आपने कहा कि एक 18% आपको हम रिटर्न ऑन इक्विटी देंगे। जी ठीक है। जी। 18%, जो कि बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा परसेंटेज है, चले मान गए, वो भी दे दिया। बट फिर आपने ये जो फ्लोट की, तो आपको 2-3 साल के बाद ही मुसीबत पड़ गई। आपने कहा ये तो बहुत ज्यादती हो गई। और फिर मुझे याद है कि वो मीको निशिमिज़ु थी जो वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट, उसकी पिक्चर आई ऐसे उंगली करते हुए नवाज शरीफ को हाँ कि तुम्हें पैसे अब देने हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ ये जी। मुझे पक्की याद है, वो पिक्चर मेरा ख्याल ढूंढ के लगानी चाहिए। तो 2-3 साल के बाद ये मुसीबत पड़ गई, फिर भी किसी ने एनालिसिस नहीं किया। नहीं नहीं, किसी ने एनालिसिस नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये किया कि नवाज शरीफ की जब सेकंड गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इनको जरा वही वो धौंस डाल दी, थ्रेट्स वगैरह, किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया कि ये करो। लेकिन ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल, जिस तरह के आपने कहा, वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट ने आके उसे कहा कि भाई आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, अब हम्म, आप किस तरह ये इसको कर सकते हैं। खैर, वो थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके वो थोड़ी सी कीमत भी कम करवाई। लेकिन अ, पाकिस्तान की, सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी जो ट्रांजैक्शन है ना कि जिसमें इतना फायदा, वो इतनी जबरदस्त ट्रांजैक्शन, मतलब आई एम कोटिंग इट फ्रॉम जो मोहम्मद अली की रिपोर्ट थी, जिसे वो मोहम्मद अली रिपोर्ट कहते हैं, पीटीआई के दौर में लिखी गई थी। और फिर बाद में इसको साकिब शेरानी ने भी अभी एक रीसेंट आर्टिकल में कोट किया है। इमेजिन पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस, कभी आपने ये सुना है कि 110 बिलियन इन्वेस्ट किया गया और उसके ऊपर 600 बिलियन वो लेके गए? कोई नहीं, पाकिस्तान में पर ऐसा ये बिजनेस? ये 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 सॉरी, यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाता है जी कि अगर आपने 18% गारंटी किया था, जी। तो वो 600% कैसे ले गया? ठीक है। हाँ मतलब जी। 18% इज 18%, ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या हमने ऑडिट नहीं किया? हमने सोचा नहीं? अगर वो इतने ज्यादा परसेंट ले जा रहा है, तो क्या ये ऑडिटेड रिपोर्ट्स कोई नहीं थी? कि नेपरा का काम नहीं था ऑडिट करना किसी? ये 25 इदारे कोई ऑडिट नहीं कर सक रहा था? मजे की बात यह है सर कि यही चीजें जो है फिर बाद में उस वक्त भी कहते हैं, उस वक्त सरताज अजीज जो थे, लेट सरताज अजीज, उन्होंने हम्म, 1994 में जब ये डील हो रही थी उन्होंने भी आर्टिकल लिखा था, उन्होंने भी यही सारी चीजें, उन्होंने हम्म, कहा था ये आप क्या कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं, एंड ही वाज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, वो तो फाइनेंस हम्म, पे भी खुद रहे थे। हम्म, उन्होंने कहा था कि यार इतनी कैपेसिटी आप ला रहे हैं, इतनी चीजें आप ला रहे हैं, आपके पास पेमेंट का वो कोई नहीं है। फिर दूसरा ये है कि जो ये बाद में ये चीजें सामने आई हैं, वो मोहम्मद अली रिपोर्ट में भी थी कि आपके पास तो उसका ऑडिट का कोई निज़ाम ही नहीं था कि आप उसको हम्म, ऑडिट करें कि वो जो आपको रिसीट्स बना के भेज रहे हैं कि जी हमने इतनी बिजली पैदा की, हम्म, तो वो आप कहीं से कंफर्म तो करें कि वाकई इतनी बिजली पैदा। लेकिन नहीं। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, वो हम्म, हमारे है इसाक डार साहब, आपको पता है क्या है, आई लाइक हिम अ लॉट, और उनको हम्म, मैं बड़ा मेंशन करता हूँ। तो हम्म, इसाक डार साहब ने 2013-14 में उन्होंने एट वन गो 450 बिलियन की पेमेंट जो है आईपीपीस को कर दी कि जी मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, क्रेडिट। उन्होंने उस वक्त बड़ा नारा लगाया था टीवी पे आके कि आज के बाद सर्कुलर डेट खत्म हो गया, हम्म, बस कहानी खत्म होगी। वो फिर हमें बाद में पता चला कि सर्कुलर डेट जो है वो ट्रिलियन में पहुंच गया। अच्छा, वो हम्म, 450 बिलियन की जिस वक्त पेमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त के ऑडिटर जनरल जो थे, उस वक्त मेरे ख्याल में बुलंद अख्तर राना नाम था उनका, तो हम्म, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप इनको 450 बिलियन की पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना हमारे पास कोई प्रूफ है गवर्नमेंट के पास कि इन्होंने इतनी बिजली पैदा की भी है, और जिस चीज़ पे वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उसका तो हम्म, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जिस दिन उसने ये बात की उससे अगले दिन उसको ओएसडी कर दिया गया, उसको वहां से हटा दिया गया, बुलंद अख्तर राना को। एंड हम्म, मजे की बात यह है कि वो बुलंद अख्तर राना साहब जो है वो आज भी आजकल अभी वो कोर्ट्स में फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी हम्म, पेंशन जो है वो उनको नहीं मिल रही। तो हम्म। ये पाकिस्तान का हाल है, और ये वो लोग हैं जो हमें गवर्न नहीं, पर करते ये हैं। बात बताइए, ये अगेन इतना बड़ा गवर्नेंस का फेलियर है कि 25 इदारे बन गए। जी 25 इदारों में माशाल्लाह घर आ गए, गाड़ियां आ गई, बड़े बड़े अफसर लग गए, बड़े बड़े लोग लग गए।
और हमें ये नहीं पता था कि हमने 18% गारंटीड किया जब, तो फिर 18% से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए था। 18% से ऊपर गया क्यों? किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, चेक करे कि 18% से ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि फिर तो थुक ही लग रहा है ना। क्योंकि आपने एक गारंटी की है, आप उनको बिजली की कीमत जो है फिक्स की हुई है, आप उनको इनपुट्स देते हैं, आप उनको सब कुछ गारंटी करते हैं, तो 18% आना चाहिए था। यानी कि वो बीच में से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं ना, वो किसी को नहीं समझ आई, कोई नहीं उसको देख सकता था। नहीं नहीं सर, सबको समझ थी। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं थी कि सबको क्या हो रहा है। ठीक है, इनके पास मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इतने होशियार, ये बड़े होशियार हैं। ये यहाँ पे जो सरकारी इदारों में बैठे होते हैं इनको पता होता है। लेकिन बात क्यों नहीं करते? बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सर देखिए, सबके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लगे हुए हैं। आप पावर डिवीजन में चले जाएं तो उधर नहीं तो तीन। इनको छोड़े, हमारे इंटेलेक्चुअल उस वक्त मुझे याद है, बड़े इंटेलेक्चुअल कह रहे थे कि हमारे पास इतनी बिजली होगी हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। जी जी ये भी जी बातें मैंने सुनी थी, ठीक है, जी बिल्कुल। अपने कानों से सुनी थी, अब हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर देंगे। बड़ा हैरान हुआ मैं, चलो हो गया। चले 1994 का हमने नुकसान उठा लिया, फिर हम 2002 में फिर करने चले गए आईपीपीस, ये नुकसान 2000 उठा के। 2002 में करने चले गए, लेकिन वो इतना वो कंपेयर टू 1994। लेकिन वो जो सबसे बड़ा जो शॉक आया ना सिस्टम को, वो आया था वो सीपेक वाले जो आईपीपीस थे वो वो, तो बाद क्योंकि में अब। आए ना, पर जी जी। उससे पहले 2002 में आए, और फिर उसके बाद कितने 2006 में भी आए, या कि 2000 कुछ इस तरह भी आए कि नहीं आए? हाँ, वो कोई माइनर सी पॉलिसीज थी, लेकिन ऑब्वियसली वो बात आपकी ठीक है कि वी रिफ्यूज टू लर्न एनी लेसन। देखिए सर, आपको भी पता है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अभी हम्म, सिंपली एक क्या, वो आपको अभी जो आपके सामने हो रहा है, हम्म, वो एक कई से किसी को कोई पता नहीं, वो एक बच्चा उठ के आ गया, वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान को जो है माला माल कर दूंगा क्रिप्टो से। हम्म, ठीक है। नो बडी नोज कि वो कहाँ से आया है, नो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई क्रिप्टो से आप कैसे माला माल करोगे। इनफैक्ट अभी एक महीने पहले वो एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो वो मालिक वो ने पूछा उससे, जो साफी है, उसने कहा कि अगर मैं क्रिप्टो खरीदना चाहूँ तो क्या करूंगा, तो वो कहता है कि यूट्यूब पे वीडियो देख लो। हम्म। तो ये देखिए नहीं इसी देखें, का। वो अपनी जगह बात आपकी सही है, पर ठीक है सर। मेरा तो जो हैरानगी की बात है कि एक बंदा एक दफा जूते खाता है, सीख जाता है, दूसरी दफा जूते खाता है और भी सीख जाता है, तीसरी दफा वो भागता है, यार जूते नहीं खाने। जी ये हमारे सिस्टम में इतना प्रॉब्लम है कि हम मार खाते जाते हैं, सीखते कुछ नहीं। मोहम्मद अली की रिपोर्ट तो आई है 21-22 में, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जी यानी कि 20 साल हम मार खाते गए, और आईपीपी लगाते गए और लगाते गए बगैर सोचे समझे, और जी गारंटीज भी देते गए, सब कुछ करते गए। किसी ने इस पर सोचा नहीं कि क्या, अच्छा आईपीपी का जो निज़ाम था, उसके साथ जो एक चीज़ होनी थी, जो सुना था होएगी, वो अभी तक नहीं हुई, विच इज़ वो जो जिसको हम आजकल सीटीबीसीएम कह रहे हैं, बट बेसिकली वो ये था कि पावर मार्केट क्रिएट करनी थी, कि ये जी। लोग आपस में एक दूसरे को बेचेंगे, और वो उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बड़े आराम सेलफोन हमारे चल रहे हैं माशाल्लाह उसी तरह, तो ये क्यों नहीं चल सकता? तो इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इस पे सर किसी का, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब इंटरेस्ट हो ना, मुल्क का इंटरेस्ट सामने हो, तो फिर ठीक हम्म, है। लेकिन अगर आपके सामने ये हो कि आपका डोनर आके आपके साथ बैठा हो, हर रोज प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके डोनर आके बैठा हो कि जी मैं आके, हम आपको क्रेडिट देते हैं, आप ये करें, और उसमें सबका चल रहा हो, पावर डिवीजन वालों का भी काम चल रहा हो, उनके भी हम्म, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सारों के भी चल रहे हैं, बीच पे कहीं ना कहीं किसी ने, अब मिसाल के तौर पे नेपरा की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उन्होंने ये चीजें पॉइंट आउट की भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉइंट आउट की। लेकिन हम्म, नो बडी पावर डिवीजन, जब आपने सारी चीज जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर दी हुई है, वो फाइनेंस डिवीजन उसको चलाता है या पावर डिवीजन उसको चलाता है, तो वो फिर सर। और हैरत की बात यह है, जिस तरह आपने बात की कि हम्म, ये चीजें तो प्लानिंग कमीशन वालों को भी तो पॉइंट आउट करनी चाहिए थी ना। तो हम्म, उन्होंने सर ऐसे, ये तो मेरे ख्याल में आपने पावर, जब आप वो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, आपने पावर सेक्टर पे और सर्कुलर डेट पे एक वो लिखा था हम्म, शायद। हम्म, हम्म, लेकिन उससे पहले प्लानिंग कमीशन की कोई ऐसी रिपोर्ट है नहीं। तो ये हम्म, सारे इदारे जो हैं, वो हैरत की बात यह है कि नन ऑफ देम स्पोक अप कि यार ये क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। वो एक नवाज शरीफ के, जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो दूसरा दौर था उसमें एक वो आया कि उन्होंने वो इस चीज को थोड़ा सा वो किया कि यार ये इतने पैसे क्यों, इस पेमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। उन्होंने लोगों को जेल में भी डाला, सब कुछ, बट वो उस वक्त तक तो एग्रीमेंट्स हो चुके थे, पाकिस्तान हैड टू अबाइड बाय दोज एग्रीमेंट्स। हम्म, तो लेकिन जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई, तो आपकी बात की यार, किसी को तो ये चीज इसको वो करना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, और डू वी इवन नीड मोर आईपीपीज। जो इससे पहले थी उनकी इतनी ओवर कैपेसिटी थी कि हम बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को भी बिजली हम्म। एक्सपोर्ट करेंगे। तो व्हाई डिड वी नीड मोर आईपीपीज? अच्छा, अभी तक हमने लॉ पास नहीं की कि अगला अब आईपीपी नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, अभी नहीं तक हम नहीं नहीं। आईपीपी को अब हम बैन कर देना, खत्म कर दे आईपीपी की पॉलिसी, एक नई पॉलिसी लेके आए
जहाँ बिजली के निज़ाम चले आराम से, वो भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और बात जो मुझे हैरानगी होती है कि जी हमने कहा आईपीपी सारा नुकसान, फिर पिछले 3 4 साल से की बात हो रही है, सारा नुकसान आईपीपी का, आईपीपी को बंद कर दें तो बिजली कम, कीमत कम हो जाएगी। हमने आईपीपी को ख़त्म कर दिया तकरीबन, जो भी कुछ, खैर पुराने भी हो गए, बिजली की कीमत कोई नीचे नहीं आई। कितना कसूर इस सारे निज़ाम में आईपीपी का है? सर्कुलर डेट को अगर हम देखें, सर्कुलर डेट एक तो स्टॉक का एक फ्लो है, जी ठीक है? जी जी स्टॉक हम बार बार छेड़ते हैं, कुछ नहीं होता, फ्लो बढ़ता रहता है। तो जी। इसकी क्या सिचुएशन है, स्टॉक और फ्लो क्या बता दे जरा। सर स्टॉक तो सर्कुलर डेट देखिए बेसिकली वो गवर्नेंस का इशू है, वो कोई क्रेडिट का इशू नहीं है। ये कितनी दफ़ा कह चुके हैं, अभी इन्होंने दोबारा एक स्कीम लेके आए हैं कि जी 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है हम बैंक से ले लेंगे और उसमें पेमेंट कर देंगे। तो सर्कुलर सर्कुलर डेट यार एक गवर्नेंस इशू है, इट्स नॉट अ क्रेडिट इशू। सर्कुलर डेट आप उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि आप इससे बाहर नहीं करते, इस पावर डिवीजन से इनको डिस्कोस को बाहर नहीं करते। फिर दूसरा ये कि डिस्कोस का निज़ाम आप जब तक सही नहीं करते, इसमें से आप पॉलिटिक्स को नहीं निकालते, डिस्कोस को आप कमर्शियल लाइंस पे चलाए, डिस्कोस को आपने चलाना है उनकी। अक्सर वो जो बात करते हैं और आप सही करते हैं कि डिस्कोस के उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है परफॉर्म करने का, क्योंकि उनकी पक्की तनख्वाहें लगी हुई हैं, उनकी पक्की नौकरियां हैं। तो अगर आप वो नहीं भी परफॉर्म करते, अगर नेपरा मिसाल के तौर पे उनको हर साल एक टारगेट देता है कि जी ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है 11% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट इट्स मोर देन 18%। वो देखिए उनका तो कुछ वो उनको इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो मर्जी कर ले, जो डिस्कोज है उनके अपने जो पैसे हैं, उनकी तनख्वाहें वगैरह उनके एम्प्लॉयज़ की वो तो आनी ही आनी है, उनकी पेंशन उनकी पर्क्स जो है वो तो नहीं खत्म होगी। तो कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव नहीं है उसको इसको। सर्कुलर डेट उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक आप इस चीज को पॉलिटिक्स से और पावर डिवीजन से नहीं निकालेंगे। आप हर इलाके को हर प्रोविंस को अपना उनको वो नहीं देंगे कि यार अपना आप चलाओ एज पर योर ओन एडवांटेज। अगर जीबी, अगर केपी में अगर वो 5 रुपए की या 6 रुपए की पर यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेट देम डू दैट। ठीक है जी। और फिर आपने सीटीबीसीएम की बात की जो कि 2015 से अप्रूव है, अप्रूव्ड है, लेकिन ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो सीटीबीएसएम को यूज करते हुए हर इलाका हर खिता जो है वो अपने उस पर एडवांटेज के करते हुए वो इस मार्केट में आए, वो बिजली बेचे। ये एक सिंपल सा रूल है, हर इलाके को हर खिते को हर प्रोविंस को अपना खुद जो है वो चलाना होगा। आप इसको सेंटर से नहीं चला सकते, आप इसको सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग इसकी और शायद साहब एक और भी तो चीज़ हमने कर दी है, हमने ये भी तो कर दिया कि पूरे मुल्क में एक ही कीमत होगी। हाँ जी। क्या हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत पूरे मुल्क में हो सकती है या होनी चाहिए? ये सिंगल प्राइस सिस्टम जो है इसने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं तबाह किया हुआ है, इसने सारी चीज़ों का, वीट की और पेट्रोल की सारे मुल्क में एक ही प्राइस है। मतलब इट्स इट्स बियॉन्ड बिलीफ यार, एक प्राइस कैसी हो सकती है? यू कैनॉट इम्पोज अ सिंगल प्राइस। स्लैब्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि स्लैब्स नहीं होती। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की स्लैब्स रखी हुई हैं, लेकिन अगेन वो उसमें ये है कि मैंने आपको कहा ना कि इन शॉर्ट कोई इंसेंटिव नहीं है। अब अगर एक इलाके में बिजली सस्ती प्रोड्यूस हो सकती है, दूसरे इलाके में महंगी प्रोड्यूस हो रही है, तो लेट देम डू इट एज पर देयर कंपैरेटिव एडवांटेज। लेकिन आपने एक सिंगल प्राइस लगाई है कि पूरे मुल्क में एक सिंगल प्राइस होगी। अच्छा, फिर दूसरा एक मसला ये है कि जिस तरह और बहुत से इश्यूज में कि गवर्नमेंट में आने का या ब्यूरोक्रेसी के अंडर आने का एक बड़ा इशू ये है कि वो आप देखें इलेक्ट्रिसिटी और जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ा क्लोज ताल्लुक है, जैसा कि पेपर में बताया, एंड इट्स एन वेल एस्टेब्लिश फैक्ट कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। अब दुनिया के सबसे जो बड़े पर कैपिटा वाले मुल्क हैं उसका देख ले, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ये एक सर्विस है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। पाकिस्तान में इसको यूज़ किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग मनी आउट ऑफ द पीपल। आप अपना बिजली का बिल उठा के देखें, उसमें देखें कि कितने किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं। अब तो एक नया टैक्स आ गया है जो इन्होंने अभी 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है बैंक से लिए हैं कि जी हम सर्कुलर डेट को क्लियर कर रहे हैं। तो उसका मजीद 3.5 रुपए का चार्ज जो है वो अब बिजली के बिलों में लग के आ रहा है। सो इट्स बेसिकली अ टूल फॉर एक्सट्रैक्टिंग मनी कि और इन्होंने शायद साहब इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये जो 1.3 ट्रिलियन है, ये तो जैसे 435 था, जैसे 500 था, ये तो वो पुराने स्टॉक की बात कर रहे हैं ना। फ्लो जी तो जी वैसे का वैसा रहेगा, फ्लो तो आता रहेगा, यानी कि आपने जो पिछला डेट है वो खत्म किया है, बट जी। आपका तो डेट रोज चल रहा है बिकॉज ऑफ, ये फैक्टर होता है ना, क्या वजह है कि हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता ही जाता, खत्म ही कभी नहीं होता। सर देखें, और मेरे ख्याल खत्म दावे हो तो भी नहीं सकता। नहीं, खत्म हो भी नहीं सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप इस चीज़ को
आउट ऑफ पावर डिवीजन नहीं करेंगे, आउट ऑफ गवर्नमेंट ठीक, वो गवर्नमेंट छोड़े, नहीं पर करेंगे। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके अच्छा फैक्टर्स कैसे हैं? फैक्टर मैं मिसाल दे देता हूँ। हम्म, तो ये वो आपकी बात सही है, वो स्टॉक को वो क्लियर कर रहे हैं, वो फ्लो को नहीं क्लियर कर रहे। इनफैक्ट अगर लास्ट 2 मंथ्स में देखें तो वो सर्कुलर डेट का जो फ्लो है ना सर, वो बढ़ गया, वो हम्म, कम नहीं हुआ। सो वी आर हम्म, बिल्डिंग मोर ऑफ इट, सो वी आर हम्म, जस्ट क्लियरिंग द स्टॉक। अच्छा सर्कुलर डेट, अब इशू जब ये 2006-7 से खड़ा हुआ, तो उसकी बुनियाद समझने की जरूरत है ताकि इस मसले को हल कर सके। हम्म, अब सर्कुलर डेट 2006-7 में इसलिए खड़ा होना शुरू हुआ कि आपको उस वक्त याद होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस, वो दे वेंट थ्रू द रूफ। राइट। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब, ऑब्वियसली इट वाज एन इनपुट इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, लेकिन जब हम्म, यहाँ पे उस चीज़ को आया कि जी अब आलमी मार्केट में इतनी कीमतें बढ़ गई और तेल की कीमतें, तो हमें बिजली की कीमतें, तो गवर्नमेंट ने कहा उस वक्त की गवर्नमेंट ने कि नहीं यार, इसको नहीं बढ़ाना, हम्म, बिजली की कीमतें इतनी रहनी चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं है। तो फिर हम्म, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी हम आपको सब्सिडी दे देते हैं, ये जो डिफरेंशियल होता है प्रोडक्शन प्राइस में और सेलिंग प्राइस में, वो सब्सिडी जो है जितनी वो प्रॉमिस की गई थी, वो कभी भी पूरी होती नहीं है। फिर उसमें वो कहते हैं ये डिस्कोस को या फिर ये जो जेनकोज है, जनरेशन कंपनीज है, उनको कहते हैं कि चले आप ऐसा करें, कमर्शियल बैंक से जो है आप डेट ले लें इस चीज़ के हम्म, लिए, हम आपको अगर पैसे नहीं दे सकते, वो डेट लेते हैं, जाहिर है उस पर रीपेमेंट्स करनी पड़ती है। तो ये कंपोनेंट्स हैं सर्कुलर डेट के। सर्कुलर डेट एक सिंपल वो नहीं है, वो एक कंपोनेंट्स है। एक रिसीवेबल्स जो कभी रिसीव नहीं होते, जो कि डिस्कोस के एंड पे है कि वो रिसीव नहीं कर सकते, अपने रिसीवेबल्स पूरे नहीं कर सकते, जितने वो बिजली देते हैं उतने वो रिसीव नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ 2023-24 डिस्कोस के ओवरऑल रिसीवेबल्स दे एक्सीडेड 2 ट्रिलियन रुपीस जो उन्होंने रिसीव करने थे। और उसमें एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट था वो था कि गवर्नमेंट के अपने इदारों से जो उन्होंने रिसीव करने हैं, जो वो पेमेंट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें रिसीवेबल्स होगी, फिर नहीं तो पे। मतलब ये क्या निजाम है जी। कि गवर्नमेंट के इदारे अपने बिजली का बिल नहीं दे रहे? मेरा मतलब ये कोई कैसा निजाम है, किस मुल्क का निजाम, किस दुनिया का निजाम है कि एक हाथ दूसरे हाथ को पैसे नहीं दे रहा और फिर हम बैठे रो रहे हैं? ठीक है। अच्छा, एक तो वो है। दूसरा जो मुझे बात समझ नहीं आती कि इतने 30 साल हो गए हमने सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम पाल रहे हैं और हमने इसको अभी तक सॉल्व ही नहीं किया। कितने हम इतने नाअहल हैं। मतलब एक दो और चीजें हैं इसमें, फॉर एग्जांपल जो सब्सिडी का एलिमेंट है कितना है? सब्सिडी का एलिमेंट भी बहुत है। ट्यूबवेल को भी तक जा रही है सब्सिडी। सब्सिडी वेरियस एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह को जा रही है, इधर उधर। हाल तक उनकी बिजली सबसे चीप है, उनको भी हम दे रहे हैं। हाँ जी। आज़ाद कश्मीर को भी दे रहे हैं। तो वो सब्सिडी का एलिमेंट भी सर्कुलर डेट में आ जाता है ना, बिकॉज इट्स नॉट क्लियर कि सब्सिडी है कि क्या है। फिर एक और भी चीज़ है, जो हमने स्लैब लगाई हुई है कि 300 से यूनिट कम जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी हम सब्सिडी देंगे। तो ये एक और सिस्टम टूटा हुआ है कि नहीं यार, कि इसको ठीक नहीं कर सकते हम? वो सर हम वेलफेयर स्टेट है ना, अभी 21 मिलियन को हम सब्सिडी दे रहे हैं वो स्लैब में, वो जो वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स है, ट्वेंटी हाँ, वन मिलियन हाँ, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, हमने वेलफेयर करना है। तो वो आपकी बात कि सर हम्म, पूरा एक निज़ाम जब मुकम्मल तौर पे एक वो टूटा हुआ हो ना, उसको आपने इस फैसले इस चीज़ पे करने हैं कि यार कोई वो एक कि यार चलो आज किसी तरह इस चीज़ को चला लो, कल की हम्म, देखी जाएगी कि कल हम जो है वो कुछ करते हैं। अब आप देखिए एक सिंपल सी चीज है, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। एक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स टू डू कि आप पूरे मुल्क पे एक ही कीमत पे आप वो करेंगे जी, पूरे मुल्क में एक ही कीमत होगी। हम्म, यार हर इलाके का, अब मिसाल आपने जीबी की दी, फिर हम्म। केपी के अपर के इलाके है, फिर सिंध में आप देख लें उनके पास वहां गैस। तो आप वहां तो आप पंखा फेंके पानी में और बिजली बन जाती है। वहां तो कुछ बिजली करने की जरूरत ही, कोई पंखा बिजली फेंके पानी बन जाएगी और क्या, बिल्कुल बिजली बन सर, जाएगी। हाँ। बिल्कुल। तो ये देखिए सर, अब आपको जरूरत ही नहीं, आप उनको भी कह रहे हैं कि नहीं यही 60 रुपए की बिजली जो है सिंगल प्राइस, ये तुम्हें भी देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी। आप उनको पैदा करने दें, आप उनको कहें कि यार ना आप आपको सब्सिडी देंगे, ना आपके रिसीवेबल्स के हम आपको जी आपके पीछे फिर आप इस निज़ाम को चलाएं। आपका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, विल कोऑर्डिनेट। आपको इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे आपको क्रेडिट की जरूरत है कोई चीज़ बनाने के लिए या बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, विल डू दैट। हम्म, लेकिन आपका कंपैरेटिव एडवांटेज जो है उसके मुताबिक आप अपना काम करें। एक इंसेंटिव आएगा सिस्टम को चलाने के, लेकिन जब तक आप यहाँ से चीज़ें इस्लामाबाद से चलानी है और पावर डिवीजन से चलानी है, आपका ये कभी भी निज़ाम ठीक नहीं हो नहीं सकता। होगा। ठीक है सर। फैसिनेटिंग। अच्छा, ये बताइए, ये एक और चीज के, अब हमारा 25 इदारे हैं, हम आईपीपी बनाते जाते हैं। हमें कोई ये लाइन लॉसेस की बातें मैं सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अब लाइन लॉसेस क्यों नहीं कम होते? डिस्कोस के पास, अव्वल तो उनके पास मेरे ख्याल पैसे ही नहीं होते, पैसे तो सारे फाइनेंस ले जाती है।
और जी नंबर 2, उनके पास पावर भी नहीं टू प्लान। वो पावर क्या करेंगे? वो पीसी 1 ही लेके जाएंगे ना, खुद तो कुछ नहीं कर सकते। तो जी। फिर ये भी सिस्टम टूटा हुआ है कि वो अपनी कॉस्ट तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ये बात इसीलिए मैंने अभी अर्ज की ना कि जब तक आप इसको सही कमर्शियल लाइंस पे नहीं चलाएंगे, और कमर्शियल लाइंस पे आप उस वक्त तक नहीं चला सकते जब तक आप इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। आपने अगर ब्यूरोक्रेसी के पास रखने हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जितनी आएंगी वो इसको वेलफेयर पे चलाती रहेंगी। वो कहेंगी जी वेलफेयर करो, वेलफेयर करो। अब अच्छा, देखिए। अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे तो मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े एरियाज, लाहौर, पूरा लाहौर एक बंदे को मिल जाएगा? ये तो मुझे बड़ा डर लगता है यार। ये नेचुरल मोनोपोली है। पूरा लाहौर एक बंदे को मिल जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है। क्या होना चाहिए ये कि नहीं? क्योंकि केई की प्राइवेटाइजेशन बहुत सक्सेसफुल थी कि नहीं? नहीं, केई की प्राइवेटाइजेशन जो थी वो बहुत से लोग उस पे उन्होंने बड़े इतरा और सही भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि सही नहीं। लेकिन आप ये भी तो देखें, लोग, मैं उसको कहता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि केई की प्राइवेटाइजेशन सही नहीं थी, बट यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि अगर केई प्राइवेटाइज ना होती तो उधर भी इतनी ही ज्यादा सब्सिडीज, यानी उसका भी इससे भी बुरा हाल होना था जो अभी है। अब इशू सर प्राइवेटाइजेशन का ये है कि आप, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रेगुलेटर बनाया हुआ है, नेपरा, ठीक है। वो पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। अगर अगर प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास है कि नहीं, एंड इट्स डूइंग अ गुड जॉब। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो उनकी बड़ी अच्छी वो है, ठीक है, उनके फैसले इंप्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते, बट एज अ रेगुलेटर इट्स डूइंग अ गुड जॉब। आप नेपरा को भी सही करें, नेपरा को भी आप इंडिपेंडेंस दें। आपने नेपरा को एक पार्किंग स्पेस बनाया हुआ है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो उनके वो चीफ सेक्रेटरी वगैरह रिटायर होते हैं, वो आके नेपरा में आप बिठा देते हैं, या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके अपीलेट ट्रिब्यूनल में बिठा देते हैं। तो नेपरा कैसे सही होगा और कैसे वो रेगुलेट करेगा इस चीज़ को? नेपरा को आप सही करें। आप प्राइवेटाइज बेशक करें, जब अच्छा रेगुलेटर होगा, इफेक्टिव रेगुलेटर होगा, तो फिर एक बंदे या दो बंदों को देने से कोई मसला नहीं होगा, नहीं, क्योंकि पर दो तीन चीजें इसमें भी आ जाती हैं। क्या आप प्राइवेटाइज जब करेंगे तो क्या छोटे डिस्कोस नहीं बना सकते? और नंबर 2 बात, छोटे डिस्कोस बना के प्राइवेटाइज करें ताकि लाहौर बजाय इसके कि इतना बड़ी पॉपुलेशन एक बंदे के हाथ में हो, वो कम से कम 4-5 बंदे तो हों, और कोई स्विचिंग भी पॉसिबल हो सके, कोई थोड़ी कंपटीशन भी हो। देखिए, कंपटीशन बनानी पड़ती है। मैं तो जी स्ट्रांग बिलीवर हूँ, मार्केट्स बनानी पड़ती है। मार्केट बनाना गवर्नमेंट का काम है। और मार्केट डिज़ाइन पे बहुत काम होता है, और मार्केट डिज़ाइन पे हम बात करें, ठीक है। बिल्कुल। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो गड़बड़ होगी। तो क्वाइट फ्रैंकली हम मार्केट बना सकते हैं, हम छोटे डिस्कोस बनाएं, छोटे डिस्कोस को बेचें और करें। और फिर जो बात है लाइंस वगैरह की, लाइंस वगैरह एनटीडीसी है, एनटीडीसी लाइंस को इम्प्रूव करें। एनटीडीसी को आप बेशक उनको भी करें। मेरा तो ख्याल है प्राइवेटाइजेशन अगर कर रहे हैं तो रात दिन एक बंदे को बेचें, आप स्टॉक मार्केट में बेचें। मुझे समझ नहीं आती स्टॉक मार्केट में बेचने से क्यों घबराते हैं हम? ताकि अब मेरे ये जैसा, आपके जैसा बंदा भी 100-100 शेयर लेके बैठ जाए। नहीं नहीं, अब आप सर ये देखें, अब आपने बात की है ना, यू गेव अ सोल्यूशन। अब इशू हम्म, क्या है? इशू ये है कि अब मेरी और आपकी नहीं सुनेंगे ना। अब आपने हम्म, एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे दिया, एंड यू हैव बीन टेलिंग दिस फॉर सम टाइम नाउ कि यार आप इनको डिस्कोर्स को पुट अप करें ना स्टॉक मार्केट में, ताकि इसके जरा ज्यादा वो खरीदार हो, उसकी वो लोग भी जो है उसके शेयर। आपकी आपकी कोई सुनेगा नहीं। हाँ, ये होगा कि आप, कोई आएगा, डोनर्स का कोई एक बंदा आएगा, वो आएगा और वो बैठेगा और वो बात करेगा, तो उसको टाइम भी देंगे और उसकी सुनेंगे भी। तो हम्म, देखिए, निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू कि अगर लाहौर जैसा एरिया या कराची जैसा एरिया या और बड़े एरियाज है, बड़े शहर है, तो हम्म, आप बजाय इसको एक बंदे के देने के, आप सिस्टम को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम है उसको आप प्राइवेटाइजेशन इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि लाहौर को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है जी। और हम्म, वो कहें कि जी ये सेपरेट डिस्कोज होंगी, इस इलाके की जिम्मेदारी इसको होगी, कि एक हम्म, बंदा ना ले सके। वो हम्म, बात आती है सिस्टम डिजाइन पे। सब्सिडीज हम्म, की आप बात कर रहे थे, आई फॉरगॉट। मैं चूंकि लोग वो कहते हैं ना कि सब्सिडीज दे, वो हमें वेलफेयर का बड़ा शौक है। हम्म, तो व्हाट आई कैलकुलेटेड इन द पेपर वाज, जो कि 19 जब से आईपीपीज आई हैं, एंड सपोजिटली जबकि गवर्नमेंट का उससे फुटप्रिंट खत्म हो जाए, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस खत्म हो जानी चाहिए थी, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो वो सब्सिडीज देती थी, 1996-97 से अब तक तकरीबन, सर हम दे चुके 8 ट्रिलियन से ज़्यादा की, या 10 ट्रिलियन से ज़्यादा की वो सब्सिडीज हम दे चुके हैं। और हम्म, कैपेसिटी पेमेंट्स जो है 11 ट्रिलियन से ज़्यादा की हम कर चुके हैं। दिस हम्म, इज ऑल आउट ऑफ टैक्स पेयर मनी जो लोगों से निकलवाया गया है। तो हम्म, ये सिस्टम का आप देख ले कि
आप अगर अभी भी अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको इसी तरह चलने दें, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी आजकल दोबारा एक को शुरू हुआ है ट्रेंड के जी इसको दोबारा सेंट्रलाइज कर दे और सारा पावर सेक्टर के अंडर, वो रेगुलेटर है उसको भी पावर सेक्टर के अंडर कर दे, तो ये एक हम्म, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। वी हम्म, हैव टू लेट इट गो। आप हम्म। बेसिकली निज़ाम को रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात बताएं। जी ये जी जो सर। बात करते हैं कंज्यूमर पैसे नहीं देता, मैं तो हैरान हूँ यार, मैं तो बिल दे दे के तंग आ गया हूँ। और मेरे जितने जानने वाले हैं कोई बंदा बिल एक नहीं है जो नहीं देता, सब देते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एरियाज में है, मानता हूँ। बट मुझे एक बात बताइए, जो सोल्यूशन मैंने पूरी दुनिया में देखी है, मैं नाइजीरिया में भी था तो मैंने देखी थी, हर जगह देखी है। एक सोल्यूशन है कॉल्ड प्रीपेड मीटर्स। मेरा सेल फोन जो है शायद सब प्रीपेड है, मैं जी जी प्रीपेड चलाता हूँ। जी। अब प्रीपेड सेल फोन चल सकता है तो प्रीपेड मीटर्स दुनिया में मौजूद है। जैसे मैं लोगों से जोकिंगली कहता हूँ, शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़े, वो 1890 की बात है, उस वक्त भी वो बेचारा पैसे डाल के चलाता था मीटर, ठीक है। हाँ जी। वो हालांकि फिक्शन है, बट पता है कि उस जमाने में ये होता था। तो क्या हम लोग प्रीपेड मीटर्स नहीं, मैं जब प्लानिंग कमिश्नर था मैंने बड़ा शोर डाला था इस पे, पर वो जो मीटर माफिया है उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम मीटर रीडर हमें चाहिए। हाँ ये जी। 2026 में मीटर रीडर हमें चाहिए। नहीं, किसी मीटर रीडर की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज एन इजी सोल्यूशन। आप जिन इलाकों में पैसे नहीं मिलते या वो पैसे नहीं देते पेमेंट, एंड पाकिस्तान में है ऐसे इलाके, ऑल्दो उसमें एक क्वालिफिकेशन मैं ऐड करूं कि वहाँ पे उनकी भी एक बात सही है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा जो बिजली चोरी करते हैं, लेकिन आप उन इलाकों में जाएं ना, आप देखें कि वो वहाँ पे वो ट्रांसमिशन की हाल क्या है, कि वहाँ पे बिजली जो है आप उससे जितनी जिस तरह बिजली पहुंचाई जाती है और जो वोल्टेज होता है उससे आप पंखा भी नहीं चला सकते। तो एक उनका आर्गुमेंट, लेकिन मैं उनकी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, चोरी होती है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज एन इजी सोल्यूशन कि आप प्रीपेड मीटर्स पे चले जाएं, वो मसला ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता। लेट मी टेल यू के जो एनटीडीसी वगैरह और ये जो इदारे हैं पावर सेक्टर के, इनके पास ये डेटा पड़ा होता है कि किस इलाके में कितनी कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। तो उसकी बेस पे आराम से ये कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है क्योंकि इसमें पैसे नहीं बनते। वो मीटर रीडर माफिया जो है उसको जो है वो प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट हम कर क्या रहे हैं, वो आपको भी पता है, हमने ये किया हुआ है कि वर्ल्ड सॉरी किससे, एडीबी से, एडीबी से अच्छा खासा भारा लोन लेके हमने स्मार्ट मीटरिंग शुरू की। और स्मार्ट मीटरिंग किस इलाके में शुरू की है जहाँ पे सबसे कम है बिजली के चोरी की वारदात, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में शुरू की। इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन अगेन पाकिस्तान में ना कोई पूछने वाला है, ना कोई इस पे बात करने वाला है। शायद दिस सब इज ये वेरी। जो एडीबी से लोन लेके मीटर लेने हैं, मुझे बताइए। मेरे पास जो सेल फोन है 3-4 लाख रुपए का, और हर बंदे के पास सेल फोन 3-4 लाख रुपए का। मीटर अगर खरीदना हो मुझे, मेरा ख्याल मीटर 20-25 हज़ार में मिल जाएगा, स्मार्ट मीटर। तो मैं मीटर नहीं खरीद सकता। मुझे बताइए कि लोन लेके क्यों मैं इस पर लड़ लड़ के तंग आ गया हूँ कि यार हम सब मीटर खुद ले सकते हैं। आफ्टर ऑल अभी भी वाटा वाला मेरे घर आता है तो मीटर लगाता है, हर 2 साल के बाद मीटर खुद ही चेंज कर देता है, मेरे से 20,000 रुपए लेके जाता है। तो फिर एडीबी के लोन की हमें क्या जरूरत है? ये तो सर ईएडी के और फाइनेंस वाले बाबू बताएंगे। ये तो जिस वक्त हम वो फॉरेन एड का पेपर लिख रहे थे, हम्म, तो अगर आपको याद हो कि हमने डोनर्स को बड़े खत भी लिखे थे कि यार हमें कोई हम्म, इन्फॉर्मेशन दे दो कि हम्म, आप लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। ईएडी वालों को किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम सिर्फ हम्म, यही समझना चाह रहे थे कि यार वेयर डज दिस ऑल दिस कम फ्रॉम, के अचानक कहीं से एक हम्म, आइडिया आता है, मिसाल के तौर पे स्मार्ट मीटर्स का आइडिया। तो यार ये स्मार्ट मीटर्स का आइडिया किधर से आया, किसने प्रपोज किया? हम्म। और एडीबी ने इसके लिए, एडीबी ने प्रपोज किया, हमारे ईएडी हमारी बाबू क्रेसी ने प्रपोज, और इसके लिए लोन की क्या जरूरत थी जबकि नहीं नहीं, आप। ये तो हम प्रपोज कर रहे हैं, मैंने बताया ना, जब प्लानिंग कमीशन में, तब से मैं कह रहा हूँ स्मार्ट, भाई स्मार्ट मीटर चले, स्मार्ट मीटर वन वर्जन, मैं तो कह रहा हूँ पे एज यू गो मीटर लगाएं, कि पहले पैसे तो फिर बिजली इस्तेमाल करो, बल्कि उसमें फायदा है इनका, बिजली वालों का, कि जी 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 जी। आपको पहले पैसे आएंगे, आप बिजली उस पैसे से, rather than अभी तो मेरे से बाद में पैसे लेते हैं ना, आप मेरे से पहले पैसे ले लें। और मेरे जैसे आप जैसे बंदे बड़े इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि ऑनेस्टली पैसे देना चाहते हैं। मैं तो देना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं बिल कब आता है, कई दफ़ा गुम जाता है, फिर मैं लेट चार्ज देता हूँ। मैं खुद पहले पैसे देना चाहता हूँ। तो अगर जी सेलफोन इस पे चल रहा है तो बाकी दुनिया ये बिजली क्यों नहीं इस पे चल सकती? मुझे समझ नहीं आती। सेलफोन चल रहा है ना, हम पहले पैसे देकर इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब, वही अगेन बात के हम वो एक वो बड़ी मशहूर हुआ है कि अमलों का दारोमदार नीयत पर है। तो हम्म। अगर नीयत हो तो ये चीज़ हो सकती है नहीं, पर एक कि। सेकंड, मैं अब एक और तरफ जाता हूँ। जी नीयत उनकी कैसे हो जब कोई ये सवाल ही नहीं पूछता? पूरा मीडिया आपका साइलेंट है इन चीजों पे।
कोई हाँ जी बोलता सर। नहीं है। आपने पेपर लिखा है, किसी ने उठा के कहा है कि यार ये लिखा है, ये आया है चीज, कोई कोई जर्नलिस्ट नहीं। मैं जर्नलिस्ट से अक्सर लड़ता हूँ, फिर मेरे से नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार अगर कोई अच्छी चीज आई है तो उसको रिपोर्ट तो करो, लेके तो जाओ मिनिस्टरों के पास कि भाई ये चीज आई है, तुम बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है। अमेरिका में ये होता है, कोई नई चीज आती है तो पूछते हैं सवाल। हमारे यहाँ ये नहीं है। तो प्रेशर ही दे- कोई नहीं, कॉम इंटरेस्टेड नहीं, कॉम कहती है ठीक है। वो आपने जोक सुना ना, होर जुतियां मारो यार, हो बंदे हाँ ला जी। दो जुतियां, ये हमारे वो अगर कॉम है तो फिर क्यों कॉम कोई नोटिस करे। आई एग्री। इसीलिए मैं और डॉक्टर नायाब जो है अक्सर आपको कहते हैं ना कि हमारा इशू जो है वो एक कल्चरल भी है। सिर्फ जो है वो नहीं है, कल्चर हमारा ऐसा है कि वो आपकी बात की और जुतियां मारो तो हाँ। हमारे लोग खुश होते हैं। उनको यहाँ पे फ्लाई ओवर्स वगैरह ये चीज़ें बना दो, बड़े खुश होते तस्वीरें लेते हैं कि यार ये तो तरक्की होगी। लेकिन आपने ये नहीं देख रहे कि यार वो आपकी जेब से पैसे निकलवाएंगे, आपको ही नुकसान पहुंचेगा। तो हम्म, अब आपकी बात, मैंने तो आउट ऑफ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक पेपर लिखा कि यार ये इश्यूज क्या है एंड हाउ डिड इट ऑल दीज इश्यूज केम अलोंग। हम्म, अब ये आपकी बात कि ये चीज़ें मीडिया को और लोगों को पिकअप करने की, हमारी एकेडेमिया को पिकअप करने की ज़रूरत है कि यार आपने जो चीज़ें लिखी हैं तो उस पर डिबेट करें। ठीक हम्म, है, अब आप यहाँ पे, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम चीज़ें डिस्कस करें, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ के। आई एम नॉट सेइंग कि वो मैंने या मेरे को ऑथर ने एक पेपर लिखा तो उस चीज़ को पकड़ के सारे जो है वो बस उसी को ले ले। आई एम जैसे इस तरह की बहुत से पेपर है, आपने इतना लिखा है, आप अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, तो उन चीज़ों को पकड़ के यार डिस्कस करें कि क्या हो रहा है। तो हमारी एक फैसिनेशन दो तीन चीज़ों पे है कि टैक्स कितना आ गया, टैक्स कितना कम हो गया, और इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज़्यादा है, किसी तरह कम किया जाए। ये तीन चार चीज़ें हमने पकड़ी हुई है, सारा मीडिया इसी पे लगा हुआ है। जो आपके जो फाइनल इश्यूज हैं जो कि रियली दैट मैटर, अब मिसाल के तौर पे पावर का मैंने आपको बताया कि पावर कंजम्पशन का इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत क्लोज लिंक है, तो उस चीज़ पे आप कोई बात ही नहीं करता। अभी जो हम्म, 1.3 ट्रिलियन रुपीस लेके हमने ये कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट को क्लियर कर देंगे, कोई ये बात नहीं कर रहा कि यार ये तो दिस इज नॉट क्रेडिट। क्रेडिट का तो इशू ही नहीं है कि क्रेडिट की कोई पॉसिटी है, ये तो इशू है गवर्नेंस का। आप जब तक हम्म, गवर्नेंस नहीं चेंज करेंगे, वो तो फ्लो तो आपका बढ़ता जा रहा है उसका, बिल्कुल सर्कुलर सही। डेट का फिर। तो अफसोस की बात है कि हमारा जो एक वो सो कॉल्ड एक वो मीडिया या इंटेलेक्चुअल वो एक स्पेस है, वो इतनी अब उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूँ, ये चीजें उनको डिस्कस करनी चाहिए ना। आप पूरी ठीक दुनिया है। में देख लें। आप अक्सर मिसाल देते हैं उसकी, शिकागो की, हार्वर्ड की। वहाँ पे सारी दुनिया में पॉलिसीज वो कौन बनाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज होती हैं। वो इन चीज़ों को डिबेट करती है, वो सामने लाती है, बिल्कुल तो सही। फिर वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती है ना। तो यहाँ पे तो आप यूनिवर्सिटीज देख लें, आपके हम्म, सामने है, हम भी इस चीज़ से एक्सपीरियंस से होके गुजरे हैं। आप उनको बिल्कुल बड़ा सही। कहते थे, पुश हम्म, करते थे कि रिसर्च करो तो उल्टा हम्म। वो कोई चीज़ नहीं हुई। सो ये दिस। रिसर्च के अलावा आई थिंक शायद सब डिबेट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। डिबेट बहुत ज़रूरी है, और डिबेट ये नहीं है कि आप और मैं बोल रहे हैं, डिबेट ये है कि कॉमन पब्लिक बोले और पूछे। जैसे कि आजकल चीज़ चल रही है कि आईएमएफ ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पूछता हूँ आईएमएफ ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया भाई? आपकी निगोशिएटिंग टीम है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके वो लोग जाते हैं वहाँ, सैरें करने चले जाते हैं। बात फिर आईएमएफ पे ब्लेम करें, भाई आईएमएफ ने तो तजवीज़ दी थी, आपको काउंटर तजवीज़ देनी थी। अल्टीमेटली लेटर ऑफ इंटेंट तो आप साइन करते हो, तो आपकी इस पे ओनरशिप होनी चाहिए। हमारे मुल्क में मुसीबत ये है, हम ओनरशिप कोई नहीं लेते, और हम बैठ जाते हैं। ना कौम ओनरशिप लेती है, ना हमारे लीडरान ओनरशिप लेते हैं। हम बस वाह वाह करते हैं और तालियां बजाते हैं, बस वही करते हैं। बाकी हम में कोई एबिलिटी टू डिबेट और अंडरस्टैंड कुछ नहीं है। तो शायद एग्रीड साहब, सर। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, गुड पेपर, enjoyed it, great discussion, we learned a lot. Inshallah we'll keep engaged. All the best ji. Khuda थैंक Hafiz. यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज।